नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय इतिहास यानी प्राचीन इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है वैदिक काल। यह चैप्टर हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको सभी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता ही है, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या एसएससी बैंक का एग्ज़ाम हो या रेलवे का ही एग्ज़ाम्स क्यों ना हो, हर एक एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलता ही है इस वैदिक काल से संबंधित एक या दो क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए मददगार हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये है आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, इस क्वेश्चन का विश्लेषण की बात करें तो देखिए, ये है स्क्रीन पर। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृति भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है दोस्तों, ये है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला। यह विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, यूपी लोअर सब प्री में 1998 में। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर ये रहा आपका। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। देखिए यूपी पीसीएस प्री 1995 में, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 में भी पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका विश्लेषण अगर बात करें तो देखिए, भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर ये रहा, त्रयी नाम है। त्रयी नाम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 वेदों का त्रयी नाम है, 3 वेदों का। त्रयी मतलब 3। ठीक है, 3 वेदों का त्रयी नाम है। यह भी आपका यूपी पीएससी जीआईसी 2010 में पूछा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है, अगला 5th नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, किसी वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। किसी वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। यह भी उत्तराखंड पीसीएस प्री में आपका पूछा गया है। ठीक है, 2012 में। ठीक है, देखिए इसका विश्लेषण। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो विश्लेषण है, ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया है। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर ये रहा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः
पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। यह भी छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम्स 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसका अगर विश्लेषण का बात करें तो क्या होगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ये देखिए झारखंड पीसीएस एग्जाम्स 2012 के प्री में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ऐसे प्रश्न हमेशा बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर ये रहा, ऋग्वेद है। ऋग्वेद है क्या है, ये देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्तोत्रों का संकलन। स्तोत्रों का संकलन ऋग्वेद है। ठीक है, ये भी यूपीआरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया है। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये पूछा गया एग्जाम्स और रिपीट होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, 9 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऐत्रेयी ब्राह्मण। ऐत्रेयी ब्राह्मण ऑप्शन नंबर ए, ऐत्रेयी ब्राह्मण में ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेयी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ये भी एमपीपीसीएस प्री एग्जाम्स 2017 में पूछा गया है। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं दोस्तों। देखिए स्क्रीन पर ये रहा, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा अनेकों अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐत्रेयी ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से तांडव ब्राह्मण, पंचवीस या तांडय ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है। एमपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है विश्लेषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर का। दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और कमेंट में बताइएगा दोस्तों आपको कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए 10 नंबर का प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित? अथर्ववेद से संबंधित है। यह भी यूपीआरओ एआरओ प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। अगला आपका 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। ठीक है, 9वां मंडल ऋग्वेद का यह सोम को समर्पित है। ठीक है, ये देखिए आपका 42वां बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है दोस्तों? 10 मंडल है। इसके 9वें मंडल में सभी 14 सूक्त जो सोम को समर्पित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला आपका 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का स्क्रीन पर ये रहा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? यजुर्वेद से पता चलता है। ठीक है, यह भी RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RTS प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किसमें? यजुर्वेद से। य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। ठीक है,
यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के कितने भाग है? 2 भाग है। क्या है? शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए 13 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 13 नंबर का, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में आपको क्या मिलता है? मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो ये भी यूपी पीसीएस मेंस 2003 में पूछा गया है। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद में। ठीक है, वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। यह शब्द श्वेताश्वर किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। ठीक है, ये है इसका विश्लेषण। आपका अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये भी यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो किसमें? कठोपनिषद में उल्लेख है। ठीक है, अगला देखिए, अगला स्क्रीन पर ये रहा 15 नंबर का प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या? केकई के। ठीक है, केकई के। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? केकई के। ठीक है, तो यह भी प्रश्न आपका यूपी पीसीएस प्री 1999 में पूछा गया है। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में क्या है? विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाण, जावली और केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से संबंधित विश्लेषण है। देखिए, यह है आपका उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाण, जावली और केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए अगला 16 नंबर का प्रश्न है। देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। ये भी यूपीएससी प्री, ठीक है, यूपीएससी 1996 में पूछा गया है। ठीक है, सेंट्रल का आईएएस में। ठीक है, आईएएस का एग्जाम्स में। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। देखिए, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययनी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सिंधु नदी को हिरण्ययनी कहा गया है। ठीक है, यह भी पूछा जाता है कि किस नदी को हिरण्ययनी कहा गया है? तो सिंधु नदी को। अगला देखिए स्क्रीन पर यह रहा 17 नंबर का प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी अस्किनी की पहचान नामांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। ठीक है, वैदिक नदी अस्किन की पहचान निम्नांकित नदियों में से क्या होगा? एक के साथ की गई। किस एक के साथ की गई है? चेनाब के साथ। ठीक है, यह भी यूपी पीएससी जीआईसी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प क्या होगा, सी आपका सही है। नेक्स्ट आपका देखिए 18 नंबर का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कौन सा इसके बाद नेक्स्ट आपको वीडियो चाहिए किस चैप्टर का। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, 18 नंबर का, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंभा और कुर्मू, ठीक है, कुंभा और कुर्मू। यूपीएससी प्री 2010 में पूछा गया आईएएस का एग्जाम्स में, ठीक है दोस्तों। इसका विश्लेषण देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा काबुल में, कुर्मू कुरम, गोमती, गोमल एवं सुबास्तु स्वात में नदियां और अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। यह है विश्लेषण। नेक्स्ट आपका अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर का। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है, किससे, सिक्का, ठीक है, परवर्ती काल में उसको सिक्का के प्रयोग से हुआ है, ठीक है। ये यूपीएससी आईएएस के एग्जाम्स 2013 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए वैदिक काल में सोने के जो हार को वो निष्क कहा जाता था, और निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों को व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया, ठीक है। तो ये थे दोस्तों। अगला आपका ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, क्या है, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सभा। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभा से संबंधित। ये भी जेपीएससी प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका विश्लेषण देखते हैं, देखिए, ठीक है। देखिए सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। यह भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितना बार हुआ है, 8 बार हुआ है। तो ये थे दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। और जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।